हाँ भाई, गेमिंग पीसी बिल्ड के दीवानों, भाई पीसी बिल्ड आने हो चुके हैं स्टार्ट। क्योंकि स्टार्टिंग में जब 50 सीरीज जीपीयूज आए थे, हमने डेडिकेटेड रिव्यू बनाए थे उनके एंड कंपेयर भी किया था लास्ट जनरेशन से। 5090 कवर्ड है, 5080 हो गया, 5070 हो गया, 5060 हो गया, बीच में आई थिंक 5070 Ti रह गया और 5060 के भी बहुत सारे अलग अलग वेरिएंट है। सारे मंगा रखे, टेंशन ना लो, वो तो आते जाते रहेंगे। लेकिन पीसी बिल्ड एंड ये जो गेमिंग पीसी बिल्ड है, ये 3,30,000 के आसपास की है, जिसके अंदर Ryzen 7 9800 X3D, RTX 5080 और भाई गेमिंग पीसी बिल्ड बोल भी इसलिए रहा हूं क्योंकि 9800 X3D लगाया इसके अंदर, जो कि एक डेडिकेटेड गेमिंग प्रोसेसर है। इस प्रोसेसर का डेडिकेटेड रिव्यू है चैनल पे, एक बार वो भी देख लेना, थोड़ा और आइडिया आपको मिल जाएगा। एंड इतनी प्यारी पीसी बिल्ड है, ये पन्नी वन्नी ना अच्छी लग रही। सेटिस्फैक्शन, ओहो सुंदर तो बहुत लग रही है। अब ये सुंदरता देख के जो मुंह से लार टपक रही है उसको जरा रोको, कंपोनेंट जान लेते हैं। AMD Ryzen 7 9800 X3D हमने इसके अंदर लगाया है, जो हमारा 8 कोर 16 थ्रेड्स का प्रोसेसर है। 5.4 गीगाहर्ट्ज की बूस्ट क्लॉक स्पीड के साथ आता है एंड ये प्रोसेसर आज की डेट में 47,000 रुपीज का चल रहा है। और एक चीज जान लो, अगर आप एक डेडिकेटेड गेमिंग के लिए ही पीसी बिल्ड कर रहे हो तो ये वाले प्रोसेसर के लिए जाओ, वरना AMD का 9700X भी है, इंटेल का Core Ultra 7 भी है, जो आपको कम प्राइस पे अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं। बट ये वाला गेमिंग के लिए क्यों है? क्योंकि 3D V-Cache के साथ ही आता है। डिटेल में जानना इसका डेडिकेटेड रिव्यू देखो। उसके अलावा मदरबोर्ड MSI का X870E कार्बन वाईफाई हमने यहाँ पे यूज करा है और ये जो मदरबोर्ड है हमारा 46,000 के आसपास मिल जाएगा आज की डेट में। एंड इस मदरबोर्ड में बढ़िया RGB की तड़के हमारे को ड्रैगन में मिल जाएंगे। तो जैसे ये गेमिंग पीसी बिल्ड है, अच्छा मदरबोर्ड हमारे को चाहिए होता है जस्ट बिकॉज ऑफ गुड VRMs एंड पोर्ट्स वगैरह भी भाई हमारे को ताबड़तोड़ मिल जाते हैं। वैसे आप थोड़े से पैसे यहाँ बचा सकते हो। X870E और X870 के अलग अलग वेरिएंट्स आते हैं, जिसके अंदर आप 10,000 तक और बचा सकते हो एंड अलग अलग ब्रांड्स में भी आते हैं, तो थोड़ा सा देख लेना। बट जाना थोड़े रेप्यूटेड ब्रांड के लिए, बिकॉज मदरबोर्ड इज अ वेरी क्रूशियल कंपोनेंट। होते तो सारे हैं लेकिन मां का बोर्ड है इसकी। एंड भाई गेमिंग पीसी बिल्ड है तो रैम में बिल्कुल कमी नहीं होनी चाहिए। 64 GB हमने यहाँ पे रैम यूज करी है, कॉर्सर की डोमिनेटर टाइटेनियम DDR5 6000 मेगा ट्रांसफर पर सेकंड स्पीड के साथ। और भाई यहाँ पे रैम है उसमें फुल RGB के तड़के रखे हैं एंड ये रैम 28,400 की है। आप चाहो तो यहाँ पे पैसे बचा सकते हो, 16 की 2 स्टिक लगा लो और थोड़े चीपर ऑप्शंस भी आपको मार्केट में मिल जाएंगे। बट यहाँ पे हमने जो कंपोनेंट यूज किया वो थोड़ा फ्लैगशिप लेवल वाला है। एंड देन मेजरली ग्राफिक्स कार्ड Zotac का AMP Extreme Infinity हमने यूज किया है और जो 5080 हमारा 16 GB VRAM वाला ग्राफिक्स कार्ड है एंड बाकी टेक्निकल स्पेसिफिकेशन स्क्रीन पे आ रही होंगी। ये वाला जो ग्राफिक कार्ड है भाई हमारा 4K तक गेमिंग करवा सकता है और उसके अलावा भी अगर आपको भरपूर FPS चाहिए तो मल्टी फ्रेम जनरेशन तो 50 सीरीज में मिल ही जाएगा। और भाई सब जगह इतनी RGB हो रही थी भाई, यहाँ पे GPU में भी RGB है Zotac गेमिंग के लोगो में और उसके ऊपर RGB स्ट्रिप है, क्या प्यारी लग रही है। और भाई स्टोरेज, मैंने कहा इतना खर्चा हो रहा है तो भाई साहब Gen 5 SSD लगाएंगे। यहाँ पे हमने यूज करी है WD Black SN8100 NVMe SSD और हमने 2TB यूज करी है, जो आपको 26,499 की मिल जाएगी आज की डेट में। और जरूरी नहीं आप 2TB लगाओ, इसमें 1TB से लेके 4TB तक ऑप्शन हमारे को मिलता है। एंड भाई रीड एंड राइट स्पीड 14,000 प्लस रीड स्पीड एंड उसी के आसपास राइट स्पीड हमारे को मिलती है एंड ताबड़तोड़। अब तुम कहोगे भाई साहब इतनी स्पीड का करेंगे क्या? देखो आज की डेट में ना लोग AI वाले टास्क भी बहुत कर रहे हैं सिस्टम पे। अगर आप अपने सिस्टम पे प्री ट्रेंड AI मॉडल्स रन कर रहे हो तो उसमें स्टोरेज काफी ज्यादा यूज होती है एंड ज्यादा रीड एंड राइट स्पीड होगी, तो उसके साथ आपका डेटा एक्सेस बहुत जल्दी होगा एंड आपको बेटर परफॉर्मेंस मिलेगी। एंड उसके अलावा गेमिंग में भी बेनिफिट मिलेगा, बट करेंटली नहीं, फ्यूचर में। क्योंकि ट्रेडिशनली विदाउट डायरेक्ट स्टोरेज चलते हैं हमारे गेम। क्या होता है ना, आपके स्टोरेज में गेम है, फिर वो CPU प्रोसेस करता है, देन रैम स्टोर करती है, उसके बाद GPU तक डेटा जाता है फॉर ऑल द रेंडरिंग एंड स्टफ, जिसके अंदर हमारा प्रोसेस स्लो होता है और डिले मिलता है। बट अभी क्या होगा ना, फ्यूचर में हमारा डायरेक्ट स्टोरेज फ्लो वाले गेम्स आएंगे। अभी वैसे एक गेम है भी Ratchet and Clank Rift Apart जो गेम है ना, वो डायरेक्ट स्टोरेज यूज करता है। स्टोरेज एंड GPU के बीच में डायरेक्टली डेटा ट्रांसफर होगा, जिसके अंदर हाई स्पीड स्टोरेज लगती है एंड उसके अंदर लोडिंग टाइम्स बिल्कुल ना के बराबर हो जाएंगे एंड आपको शायद परफॉर्मेंस भी बेटर मिल सकती है। वो फ्यूचर में जब आएंगे ज्यादा गेम तो एक साथ हम टेस्ट वेस्ट करेंगे तब देखेंगे। और ये जो SSDs है विद हीट सिंक एंड विदाउट हीट सिंक दोनों के साथ मिलती है और साथ में 5 इयर्स की वारंटी भी आपको मिलेगी इस SSD के साथ, तो एकदम पीस ऑफ माइंड मेंटेन्ड है। एंड उसके बाद आता है भाई ठंडक के लिए AIO, जो हमने यूज करा है कॉर्सर का IQ Link Titan 360 RX LCD। इतना बड़ा नाम है एंड नाम में LCD है तो यहाँ पे आपको कस्टमाइजेबल डिस्प्ले मिलती है 2.1 इंचेस की एंड जिसका पंप है उसके ऊपर भी 44 RGB LEDs हैं, जो एकदम फुल RGB वाला मामला बनाती है। फैंस वैंस में RGB है और यहाँ पे कॉर्सर की ब्रांडिंग है, उसमें से भी हल्की हल्की लाइट हमारे को दिखाई देती है। इतना सारा कुछ RGB था, AIO ने अलग चार चांद लगा दिया भाई साहब। एंड ये 360mm वाला AIO है जो 9800 X3D के लिए बिल्कुल सही है। और ये जो AIO है बहुत इंटेल एंड AMD प्लेटफॉर्म को सपोर्ट करता है और आज की डेट में 18,600 के आसपास आपको मिल जाएगा। और भाई पावर सप्लाई हमने यहाँ पे यूज करी है
है कॉर्सर की RM1200X शिफ्ट, जो हमारी 18,400 की है, 80 प्लस गोल्ड वाली है, 1200 वॉट की पावर सप्लाई है, फुल्ली मॉड्यूलर ATX पावर सप्लाई है। और आप यहाँ पावर सप्लाई में पैसे बचा सकते हो, बिकॉज यहाँ पे 1000 वॉट में भी आपका काम चल जाएगा। ये 18,000 के आसपास है, आप 12 से 13,000 रुपए में 1000 वॉट भी ले सकते हो, तो यहाँ पे भी थोड़े पैसे बच जाएंगे। और जो कैबिनेट हमने आप यूज करी है वो है कॉर्सर की फ्रेम 4000D मॉडुलर मिड टावर पीसी केस है, ये 8600 के आसपास की चल रही है। काफी बढ़िया है दिखने में, एक साइड ग्लास है, फ्रंट में हमारे को प्री इंस्टॉल्ड 3 ARGB फैंस मिल जाते हैं 360 mm में। उसके अलावा फ्रंट में 2 USB 3.2 Gen 1 टाइप A पोर्ट्स हैं, 3.2 Gen 2 टाइप C पोर्ट भी मिल जाता है यहाँ पे। और ये जो केस है रिवर्स वायरलेस कनेक्टर को भी सपोर्ट करता है। फॉर एग्जांपल जैसे हमने MSI का प्रोजेक्ट जीरो मदरबोर्ड लगाया था, जिसके अंदर कनेक्शंस वगैरह सारे पीछे की तरफ थे, बिल्कुल क्लीन अगर केस हो, तो वो भी इसके अंदर आप लगा सकते हो। पीछे हमारे को प्रॉपर स्पेस मिलती है। और इतनी RGB हो रही थी ना, तो हमने यहाँ पे कॉर्सर की ARGB PSU केबल स्ट्रिप्स भी यूज करी है, जो कि इंडिया में नहीं आती, हमारे पास आई थी कॉर्सर से, तो हमने वो भी लगा दी। एकदम ऐसे चकाचौंध हो रखा है ना कैबिनेट के अंदर, लाइट ही लाइट है। दिवाली दूर है, बजा हमने भी दिया पटाखे इसके अंदर लाइटें लगा के। तो इस पीसी बिल्ड की जो टोटल प्राइसिंग है हमारे कंपोनेंट्स के हिसाब से 3.2 लाख के आसपास पड़ रही है, लेकिन आप इसको 2,80,000 तक भी लेके जा सकते हो, बहुत सारे कंपोनेंट्स में चीजें ऊपर नीचे करके अपने बजट और यूज केस के हिसाब से। और आप कर लेते हैं परफॉर्मेंस की बात, जिसमें सबसे पहले CPU Cinebench R23 के मल्टी कोर एंड सिंगल कोर के स्कोर आप देख सकते हो, 22,000 प्लस मल्टी कोर एंड सिंगल कोर 2000 प्लस। उसके बाद Cinebench 2024 के स्कोर आप देख सकते हो, एंड Geekbench 6 का मल्टी कोर एंड सिंगल कोर स्कोर आप सामने देख सकते हो। लेकिन ये CPU स्पेसिफिकली गेमिंग के लिए है, क्योंकि इसके अंदर 3D V कैश मिलती है। अब इससे होता क्या है, ज्यादा L3 कैश होगी तो वहां पे हमारी लेटेंसी कम हो जाती है और गेमिंग परफॉर्मेंस इंप्रूव होती है। फॉर एग्जांपल जो गेम डेटा है, जैसे फिजिक्स हो गई या UI रेंडरिंग हो गई, 3D मैनिपुलेशंस हो गए, ये सब डायरेक्टली L3 कैश में स्टोर होता है। एंड जब CPU को डेटा फेच करना होता है, L3 कैश से वो जल्दी कर पाता है कंपेयर टू स्लोअर सिस्टम रैम, तो वहां पे हमारे को गेमिंग में बेनिफिट मिलता है। और ये सेकंड जनरेशन 3D V कैश है, तो ऑब्वियसली गेमिंग वाला मामला आप समझ गए होंगे। और उसके अलावा CPU की परफॉर्मेंस को रियल लाइफ के हिसाब से बताऊं, कोडिंग वगैरह करनी है, हाई एंड म्यूजिक प्रोडक्शन वगैरह के सॉफ्टवेयर चलाने हैं, वहां पे आपको ऐसा कोई दिक्कत आएगी नहीं। बेसिकली पावर एफिशिएंट CPU है, ज्यादा पावर ड्रॉ भी नहीं करता और गेमिंग परफॉर्मेंस भी बेटर करता है। तो अगर आपका गोल सिर्फ गेमिंग नहीं है, तो आप इस CPU को स्किप भी कर सकते हो। इसी प्राइस पे Ryzen 9 9900X के लिए जा सकते हो, जिसकी मल्टी कोर की परफॉर्मेंस ऑब्वियसली इससे बेटर है। उसके बाद GPU की परफॉर्मेंस के लिए Geekbench 6 का OpenCL 2,72,000 एंड 3D Mark टाइम्स पाई भी हमने किया, जिसमें टोटल स्कोर 28,000 प्लस निकल गया, और VR मार्क का बेंचमार्क भी गया 21,000 प्लस स्कोर निकल गया, यानी कि VR गेमिंग में भी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी सिस्टम पे। तो भाई ओवरऑल GPU इंटेंसिव आपको टास्क करना है, गेमिंग तो चलो मैं आपको भी दिखाई दूंगा, गेम डेवलपमेंट वगैरह आपको करनी है, Unreal Engine 5 चलाना है, भाई 5080 आपके लिए स्वीट स्पॉट है। और उसके बाद AI की परफॉर्मेंस के लिए Geekbench 6 का AI वाला बेंचमार्क आप देख सकते हो। भाई यहाँ पे हमने GPU पे निकाला था नंबर ताबड़तोड़, और ये नंबर अगर आपको किसी और पीसी बिल्ड से कंपेयर करना है तो हमारे वीडियो में दिखाते हो, तो वो भी आप कर सकते हो। उसके बाद हमने DeepSeek R1 का 32 बिलियन पैरामीटर मॉडल चला, जो हमारे GPU के टेस्टिंग में चलाते हैं LM स्टूडियो के अंदर। यहाँ पे ये हमारा प्रॉम्प्ट है जो आपके सामने स्क्रीन पे आ रहा होगा। इसके अंदर 1357 टोकन जनरेट हुए एंड रिजल्ट देने में इसने 4 मिनट्स 44 सेकंड्स लिए। तो यहाँ पे सिस्टम आपकी AI के परफॉर्मेंस के लिए भी बढ़िया है। उसके अलावा ओवरऑल प्रोडक्टिविटी के लिए PC Mark 10 हो गया, बढ़िया नंबर मिलते हैं, क्रॉस मार्क हो गया, इसके अंदर बढ़िया नंबर मिलते हैं। इतना महंगा PC बना है, डे टू डे टास्क, मल्टीटास्किंग, वो सब तो भाई ऐसे बच्चों वाली बात हो गई। अब आ जाते हैं प्रोडक्टिविटी के ऊपर। ब्लेंडर के अंदर BMW का रेंडर निकाला GPU पे, 8.2 सेकंड्स हमारे को सिर्फ लगे। अब जितना बड़ा आपका प्रोजेक्ट होगा ये चीज उसके अंदर पता लगेगी, कंपैरिजन के रेफरेंस के लिए आप यूज कर सकते हो। एंड Puget Bench फॉर प्रीमियर प्रो, जिसके अंदर 15,000 प्लस स्कोर, आफ्टर इफेक्ट्स में भी 15,000 प्लस, DaVinci Resolve 11,000 प्लस एंड फोटोशॉप में 12,000 प्लस। तो भाई प्रोडक्टिविटी में लाइक एडिटिंग करनी है, किसी भी लेवल की कर सकते हो आराम से। फोटोशॉप, आफ्टर इफेक्ट्स कैसा भी आप चला सकते हो, एकदम पावरफुल पीसी है भाई। 3 लाख रुपए खर्चे मजाक चल रहा है। और CPU को 100% लोड पे डाला, स्ट्रेस टेस्ट किया 1 घंटे के लिए Prime 95 के थ्रू। यहाँ पे टेम्परेचर मैक्सिमम 89.5 डिग्रीज तक गए, एवरेज भी 86.5 तक गया था। और पावर ड्रॉ भी अगर आप देखोगे तो एवरेज 150 वॉट का ही है, मैक्सिमम एक बारी के लिए 156 वॉट तक गया था। और सेम GPU के लिए भी 1 घंटे के लिए गया फर्मार्क के अंदर, GPU भी हमारा 73 डिग्रीज तक गया, और GPU की वॉटेज 357 वॉट तक एवरेज निकाल के चली गई थी। सिस्टम वगैरह बंद हुआ, यहाँ पे जो AIO है CPU को सही से हैंडल कर पा रहा है। और अगर इसी CPU को कंपेटिटिव प्रोसेसर से कंपेयर भी करें ना Cinebench R23 में, तो ग्राफ आप अपने सामने देख सकते हो। 9900X आप देख सकते हो मल्टी कोर में काफी ज्यादा बेटर है इस CPU के आगे। 9700X ऑलमोस्ट सेम परफॉर्मेंस देता है, एंड इससे काफी सस्ता प्रोसेसर है, आप वहां पे पैसे बचा सकते हो अगर आपका कोर मोटिव गेमिंग नहीं है। उसके अलावा बाकी CPUs वगैरह भी आप देख सकते हो अपने सामने। एंड भाई साहब गेमिंग पीसी है, अब करते हैं गेमिंग की बात। तो भाई सबसे पहले आ गया Valorant। यहाँ पे भाई एवरेज FPS 700 के आसपास हमारे को मिल रहे थे। अब इससे पता लग जाएगा आपको भाई गेमिंग CPU है और Valorant हमारा CPU इंटेंसिव गेम है।
भाई इतने FPS मैंने पहली बार देखे, 800 पार तक भी जा रहे थे भाई, मतलब अंधाधुनी। इतने फ्रेम रेट का तो मॉनिटर भी नहीं है एक्सपीरियंस करने के लिए। और हाँ, ये हाई सेटिंग्स पे टेस्ट हो रहा है 4K रेजोल्यूशन पे। उसके बाद CS2 टेस्ट किया वेरी हाई सेटिंग्स पे भाई, 4K में 220 230 एवरेज FPS यहाँ पे हमारे को मिल रहे हैं इसके अंदर। एंड GTA एनहांस्ड एडिशन हमने टेस्ट किया, ये भाई पूरा चूस लेता है जीपीयू को। वॉटेज देख सकते हो आप, VRAM कंजम्पशन देख सकते हो, और प्रीसेट हमारा मैक्सिमम रे ट्रेसिंग वाला था, इसमें रे ट्रेसिंग का भी सपोर्ट आ गया ना। और 4K में भाई 80+ FPS मिलते हैं। जो लेगेसी वाला है वो बहुत ज्यादा FPS दे देता है, ये एनहांस्ड वाला है पूरा खा जाता है जीपीयू को। उसके बाद एल्डन रिंग टेस्ट किया, मैक्सिमम सेटिंग्स, रे ट्रेसिंग भी मैक्सिमम, एंड 60 FPS लॉक्ड गेम है, 60 FPS हमारे को मिल रहे थे, 1% लॉस 53 तक के, मतलब बढ़िया परफॉर्मेंस यहाँ पे निकाल के दे रहा है। फिर RDR2 टेस्ट किया, ओहो भाई फेवर क्वालिटी यानी कि हाईएस्ट पॉसिबल सेटिंग्स, ताबड़तोड़। DLSS के बिना इतने अच्छे फ्रेम रेट आ रहे हैं, DLSS लगा के 140 तक आप लेके जा सकते हो। उसके बाद फिर हमने साइबरपंक टेस्ट किया, 4K अल्ट्रा रॉ परफॉर्मेंस भी प्लेबल फ्रेम रेट लाइक 60+। फिर हमने फ्रेम जनरेशन लगाया, वो कह रहा भाई साहब पिक्चर जो 140 एवरेज FPS दे दूंगा। फिर उसके बाद मैंने कहा रे ट्रेसिंग लगाते हैं, जरा देखे क्या मामला है। भाई ये गेम आज भी रॉ परफॉर्मेंस में खा जाता है जीपीयू को। भाई ऑलमोस्ट 16 GB VRAM खा रहा है, तब भी 30 FPS, लेकिन फ्रेम जनरेशन जैसी लगाई तो 100+ FPS आ गए। फिर लगाई हमने मल्टी फ्रेम जनरेशन जो 50 सीरीज में हमारे को मिलती है, एंड यहाँ पे भाई FPS 140 150 190 तक जा रहे हैं, लेकिन इसके अंदर विजुअल लॉस होता है। वो मैं बहुत सारी 50 सीरीज की वीडियो में बता चुका हूं, इसमें भी आगे बताता हूं। उसके बाद हमने हॉगवर्ट्स लेगेसी ट्राई किया, भाई रॉ परफॉर्मेंस अच्छी आ रही थी रे ट्रेसिंग अल्ट्रा पे, मतलब एवरेज 50-55 FPS, लेकिन अगर फ्रेम जनरेशन लगाओगे तो 100 पार 116 तक आप लेके जा सकते हो। फिर उसी के अंदर हमारे को मल्टी फ्रेम जनरेशन में मिलता है। DLSS 3x एंड 4x पे टेस्ट किया, ये अंधे ही फ्रेम रेट बढ़ा देता है, लेकिन वो टेक्सचर लॉस हमारे को कहीं कहीं दिखाई देता है फास्ट मूवमेंट वगैरह पे, AI जनरेटेड फ्रेम्स है ना। एंड उसके बाद टेस्ट किया असासिन्स क्रीड शैडोज, अल्ट्रा हाई सेटिंग्स, ये गेम भी बहुत डिमांडिंग है भाई, रॉ परफॉर्मेंस पे रे ट्रेसिंग को भी वेरी हाई पे रखा, 30-35 FPS आ पा रहे थे, तो भाई फ्रेम जनरेशन लगाना पड़ेगा, तब आपको मतलब एकदम अच्छे प्लेबल फ्रेम रेट मिलेंगे 90। और ये जो DLSS फ्रेम जनरेशन है, दिस इज 2x फ्रेम जनरेशन, ये 40 सीरीज पे भी मिलती है, ये 50 सीरीज पे भी टेस्ट हो रहा है। जो 3x और 4x वाली है ना, वो मल्टी फ्रेम जनरेशन है। फिर द लास्ट ऑफ अस 2 टेस्ट किया, वेरी हाई सेटिंग्स एंड रॉ परफॉर्मेंस यहाँ पे भाई अच्छी 90-95 FPS हमारे को एवरेज मिले, लेकिन अगर आप फ्रेम जनरेशन लगाओगे तो ताबड़तोड़ 160-170 FPS तक आप आराम से लेके जा सकते हो इस गेम को भी। फिर होराइजन फॉरबिडन वेस्ट, ये बहुत डिमांडिंग गेम है, वेरी हाई सेटिंग्स पे 4K में भाई 80-90 FPS मिल रहे हैं, बढ़िया प्लेबल है, लेकिन फ्रेम जनरेशन लगाओगे तो भाई 150 FPS तक लेके चले जाओ। फिर गोस्ट ऑफ सुशीमा वेरी हाई सेटिंग्स में, ये भी रॉ परफॉर्मेंस में प्लेबल अच्छे FPS दे देता है भाई 50-80 पे 70 के आसपास, लेकिन वहीं पे अगर फ्रेम जनरेशन लगा देंगे तो ताबड़तोड़ मामला हो ही जाता है ना 160-170 वाला। फिर हेलब्लेड 2 टेस्ट किया हमने, हेलब्लेड 2 भाई काफी डिमांडिंग गेम है, ये एवरेज 50 FPS ही निकाल के दे पा रहा था रॉ परफॉर्मेंस में, लेकिन फ्रेम जनरेशन लगाते ही 130 तक चले गए भाई, इनफ फ्रेम रेट है, बढ़िया गेम प्ले आपको स्मूथ मिल रहा है। उसके बाद स्पाइडरमैन टेस्ट किया वेरी हाई सेटिंग्स पे, लेकिन रे ट्रेसिंग ऑफ है, रॉ परफॉर्मेंस इज गुड 70-80 FPS, फ्रेम जनरेशन लगा के एकदम 100 FPS एक्स्ट्रा हो गए हमारे। एंड जैसे हमने फिर रे ट्रेसिंग को वेरी हाई पे किया ना, रॉ परफॉर्मेंस भी प्लेबल निकल के आ रही थी लाइक 50-55 FPS, लेकिन फ्रेम जनरेशन लगा के आप 100-120 तक आराम से लेके जा सकते हो, स्मूथ गेम प्ले हो जाता है। और फिर ब्लैक मिथ वुकोंग, ये भी खाने वाला गेम है भाई, 30-40 FPS निकाल के दे पा रहा था रॉ परफॉर्मेंस में, सिनेमैटिक यानी कि हाईएस्ट पॉसिबल सेटिंग्स, फ्रेम जनरेशन लगा के 100 एवरेज FPS मिल जाते हैं, लेकिन यहाँ पे रे ट्रेसिंग ऑफ है। फिर हमने रे ट्रेसिंग को वेरी हाई पे करा भाई, यहाँ पे 50-80 ने कह दिया मेरी रुक गई है सांसें, मैं नहीं चलवा पाऊंगा, मुश्किल से 19 FPS एवरेज मिले, लेकिन फ्रेम जनरेशन लगा के रहा भैया सांस में सांस आई, ले लो मेरे से 50-60 FPS तो दे ही दूंगा। अब इस गेम में मल्टी फ्रेम जनरेशन है, 3x लगाया तो 80+ और 4x लगाया तो 100+, एकदम मक्खन गेम प्ले हो गया था, और वो भी रे ट्रेसिंग वेरी हाई पे, लेकिन वो ये विजुअल लॉस थोड़ा बहुत होता है मल्टी फ्रेम जनरेशन में। फिर आ गया एलन वेक 2, ये बहुत डिमांडिंग गेम है, 4K हाई में भी भाई 55 एवरेज FPS निकाल पा रहा है, फ्रेम जनरेशन लगा के आप आराम से 150 तक इसको लेके जा सकते हो, प्लेबल FPS मिल जाते हैं, लेकिन जैसे रे ट्रेसिंग को अल्ट्रा पे करते हैं ना, तब रॉ परफॉर्मेंस में जीपीयू दम तोड़ देता है, उसके अंदर आपको फ्रेम जनरेशन लगानी पड़ेगी अगर 4K 60 FPS की अच्छी गेमिंग आपको एलन वेक 2 की करनी है। फिर इसमें भी मल्टी फ्रेम जनरेशन है, उसे लगा के तो अलग ही लेवल भाई, फ्रेम रेट ऊपर ही भागे जा रहे भाई 80-90 100 4x के अंदर तो। और कुछ ऐसा विजुअल लॉस हमारे को मिलता है, जो आपको बता रहा था ना मल्टी फ्रेम जनरेशन में, कुछ इस तरीके से ब्लैक टेक्सचर, कुछ ऐसे फास्ट मूवमेंट हो रही होती है तो वहां पे कुछ इस तरीके का ब्लैक आता है, जो अगर आप गौर से देखोगे तो दिखेगा, बढ़िया गेम प्ले एंजॉय करो तो कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो जिस गेम में आपको प्लेबल फ्रेम रेट नहीं मिल रहे, वहां मल्टी फ्रेम जनरेशन का फायदा लो, वरना हमारी 2x फ्रेम जनरेशन भी ठीक है, जो 40 सीरीज पे भी हमारे को मिल ही रही थी। और गेमिंग को अगर कंक्लूड करता हूं तो भाई आराम से 4K गेमिंग जीपीयू करवा देगा। अगर तुम्हारे माइंड में डाउट है GTA 6 रेडी, यस 5080 GTA 6 में आराम से आपको बढ़िया गेमिंग करवा देगा, क्योंकि GTA 6 में भी 200% मल्टी फ्रेम जनरेशन आएगा। आपको लगे अगर नहीं मजा आ रहा ज्यादा FPS है, मल्टी फ्रेम जनरेशन का फायदा तब उठा लेना। वैसे अगर आपको जानना है 5080 और 4080 में कितना डिफरेंस है, तो जो 5080 का डेडिकेटेड रिव्यू है ना, उसके अंदर हमने 4080 के साथ कंपैरिजन दिखा रखा है। ऑनेस्टली बताऊं, ज्यादा बड़ा जंप नहीं है रॉ परफॉर्मेंस में और फ्रेम जनरेशन 2x में, बस मल्टी फ्रेम जनरेशन का
लॉलीपॉप आपको मिल रहा है। तो ओवरऑल इस पीसी को कंक्लूड करते हैं, ये प्योरली गेमर्स पीसी है। Ryzen 7 9800 X3D अगर आप लगा रहे हो तो प्योरली गेमिंग टारगेटिंग पीसी बन जाता है। एक बार 9800 X3D का डेडिकेटेड रिव्यू देख लेना, उसके अंदर हमने काफी चीजें शेयर करी हैं। 5080 बाई मोर देन इनफ है जीपीयू इंटेंसिव टास्क के लिए, 4K गेमिंग के लिए। तो आपको 5090 तक जाने की आज तक जरूरत नहीं है अनटिल अनलेस आपको उतनी वीरैम, उतना पैसा अगर आपकी जीएम, मतलब समझ रहे हो ना, मोटी पार्टी बातचीत है वो। वरना 5080 एक पीक हो जाता है, मतलब 80 वाली जो सीरीज होती है ना, वो सबसे ज्यादा वैल्यू फॉर मनी होती है अपने जनरेशन में। और फिर से मैं बोलूंगा, अगर AMD के लिए जाना है, प्रोडक्टिविटी बेस्ड पीसी बनाना है, तो इसी प्राइस पॉइंट पे Ryzen 9 9900X आपको मिल जाएगा, जो डेफिनेटली मल्टी कोर में इस सीपीयू से बेटर परफॉर्म करेगा। वैसे इसके बाद एक और फ्लैगशिप गेमिंग पीसी बिल्ड आ रहा है 9950 X3D के साथ 5090, ट्रूली प्योरली फ्लैगशिप गेमिंग पीसी। तो उसके लिए भैया सब्सक्राइब कर लो, जल्द ड्रॉपिंग कर देंगे। एंड आपको कैसा लगा पीसी बिल्ड, और आपके पास कौन सी स्पेक्स है पीसी बिल्ड की, कौन सा लैपटॉप है, कमेंट में बताओ। एंड किसी और पीसी बिल्ड की अगर डिमांड है कुछ एक स्पेसिफिक प्राइस पॉइंट पे, तो प्लीज लेट मी नो। बाकी लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर ही देना, सारे इंपॉर्टेंट लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो, अब तक के लिए बाय।